स्थिति को नहीं समझ पाना, 19-20 लड़कों की गोली से हत्या हो जाना पुलिस गोली से, तो आज के ज़माने में खास करके जब संचार प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो चुकी है तो ये चीज़ें विकराल रूप धारण कर लेती है। दूसरी जो निर्भरता लोगों की सोशल मीडिया पर हो गया है, तो उसके बहुत संवेदनशील तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। लगभग नेपाल के 48% जो पॉपुलेशन है वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, जबकि भारतवर्ष का केवल 33-34% ही जुड़े हुए हैं। आज क्यों ऐसा खोजा जा रहा है कि कौन नेता बनेगा नेपाल में, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? सुप्रीम कोर्ट तक को जलाया गया, न्याय पर भी विश्वास नहीं रहा लोगों का। ये तो सिंबॉलिक है ना। और हम खुद देखेंगे कि श्रीलंका में किस प्रकार से चीन ने ऋण दिया, चीन ने आर्थिक सहायता दी, चीन ने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में उसको शामिल किया, वहाँ के बड़े बड़े बंदरगाह निर्माण कराए और उसके साथ किस तरह की संधि की। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का मैं निशा श्री स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी समसामयिक घटनाएं होती हैं उसके ऊपर हम आपके सामने हमारे जो विश्लेषक हैं उनको बुलाकर उनके विचार आपके सामने पेश कराते हैं। अभी जो एक बहुत जिस घटना के बारे में आप हर एक समाचार, सोशल मीडिया और अलग अलग चैनलों के माध्यम से खबर देख रहे होंगे, वो हमारे पड़ोसी देश के बारे में है, नेपाल के बारे में। इस तरह की घटना हम पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में देख चुके हैं। पाकिस्तान में चूँकि एक अलग ही सरकार चलती है तो वहाँ की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन लगभग हालात उस देश के भी यही हैं। यानी कि देखें तो हमारे पड़ोस के जितने भी देश हैं वहाँ पे एक राजनीतिक अस्थिरता जो है वो हम पीछे बीते 1-2 साल से देख रहे हैं और हर जगह पर वो एक विभत्स राजनीतिक त्रासदी का जो है वो रूप ले लेती है। इसमें जो नेपाल की घटना है वो ज़्यादा विभत्स इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे मृत्यु जो है वो जनता की हुई, युवाओं की हुई और साथ ही साथ राजनीति और बड़े बड़े पदों पर जो विद्यमान लोग थे उनके साथ भी बहुत ही जो शारीरिक चोटें आईं या मृत्यु हुई, उसने इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को बहुत ज़्यादा विभत्स बना दिया गया है। प्रथम दृष्टया जब हमने देखा कि मीडिया में ये बातें आई तो जेन जी और सोशल मीडिया को इसका एक आधार बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे परतें खुली और कई सारे बातें आईं, लेकिन उन बातों को समझना हमारे और आपके लिए जो है वो थोड़ा कठिन होता है और इस वजह से हमने हमारे विश्लेषकों को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं अमरीश कुमार सिन्हा जी जो कि जदयू के पूर्व महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ में हैं अनिल कुमार ओझा जी जो कि आपको राजनीति के विद्वान हैं और साथ में हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी जो कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमेशा राजनीतिक समसामयिक मुद्दों पर हमसे बातचीत करते रहते। सबसे पहले हम अमरीश जी आपसे ही इस बात पर शुरुआत करते हैं कि ये जो अभी आप देख रहे हैं एक के बाद एक हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें ये समस्या हुई और अभी नेपाल में, तो नेपाल को लेकर में जो ये अनरेस्ट हुआ है क्या कहेंगे इसके ऊपर? नेपाल में जो अनरेस्ट हुआ है ये एक नया लोकतांत्रिक देश है। मात्र 17 साल उसको राजतंत्र से लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ है और ये नवजात लोकतांत्रिक देश जो है इसका संविधान भी अभी ढंग से नहीं बन पाया है। बहुत सारी लैचेज हैं उसमें। चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है नेपाल में, लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है और गरीबी बढ़ी है, तो युवाओं का जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार सरकार खड़ी नहीं उतर रही है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। इसके पीछे संवैधानिक कारण भी है और युवाओं का जन आक्रोश भी विशेष रूप से मुख्य कारण और तत्कालिक कारण बना है। आगे चलते हैं हम प्रोफेसर अनिल कुमार ओझा जी और आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा श्रीलंका, बांग्लादेश और अब ये नेपाल, ये क्या पैटर्न चल रहा है हमारे देश के बगल में? ये पैटर्न दुनिया भर में चलता है और इसको समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भू राजनीति और महाशक्तियों का टकराव और महाशक्तियों के द्वारा शतरंज का खेल, इसको जानना पड़ेगा। और ये जो कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, या फिर जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, कूटनीतिक इतिहास उसको जानने वाले हैं वो भी जानते हैं। वो ग्रेट गेम के ज़माने से जब
सोवियत जब रूस आ जाएगा भारत में, इसके चलते, या फिर भारत का विभाजन और दूसरी चीज़ों को देखें और उसके पीछे जो शक्तियाँ थी उसको देखें, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो ठो ध्रुव बना, और इनके बीच में जब शीत युद्ध चल रहा था, उस जमाने में भी, जिसको उस जमाने में तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था, उन तीसरी दुनिया के देशों में जोड़ आजमाइश, शक्ति, सत्ता परिवर्तन, ये चीज़ें चलती थी। पूर्वी सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, या जब गोर्बाचोव वहाँ थे, उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट लाया, और सोवियत संघ का विघटन हुआ, अलग अलग गणराज्य बने, तो हमने सबने देखा कि जो भी पूर्वी यूरोप के देश थे जो सोवियत संघ के प्रभाव में थे, किस प्रकार से वहाँ जन उभार और ये देखने को मिला। या 14 बरस, 10-15 बरस पहले, 12 बरस पहले उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कई देशों में इस प्रकार का जन उभार देखने को मिला, जो फिर सत्ता परिवर्तन का कारण बना और सत्ता परिवर्तन हुआ। तो इसके पीछे बड़ी महाशक्तियों की भूमिका होती है। आज सोवियत संघ बिखर चुका, रूस उस रूप में विश्व शक्ति नहीं है जिस रूप में अमेरिका विश्व शक्ति है। 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि अभी एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो गई, यूनिपोलर वर्ल्ड। भारत या दूसरे कई देश हैं जो कहते हैं मल्टीपोलर, हमको चाहिए बहुध्रुवीयता। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज दुनिया अमेरिका और रूस के शक्ति के प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है, अमेरिका और चीन के शक्ति की प्रतिस्पर्धा में लगी है। और हम खुद देखेंगे कि श्रीलंका में किस प्रकार से चीन ने ऋण दिया, चीन ने आर्थिक सहायता दी, चीन ने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में उसको शामिल किया, वहाँ के बड़े बड़े बंदरगाह निर्माण कराए, और उसके साथ किस तरह की संधि की कि वो उसको चुकाना उसके लिए कितना कठिन हो गया, और फिर भारत पर भी उसकी निर्भरता हुई और कैसे दुनिया पर निर्भरता हुई। उसके पहले उसको उनका जो वहाँ पर तमिलों का था वो झेलना पड़ा, राजपक्षे भागे, ये हुआ। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कारण हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि वो शेख हसीना कहती थी कि हमसे मांगा जा रहा है द्वीप, हम द्वीप देने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन बांग्लादेश में भी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के अंदर, BRI के अंदर शामिल हुआ था, और हम चीन उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, दूसरे माध्यम से अपना प्रभाव, एक प्रकार से वो कहा भी जाता था कि भारत को चारों ओर से घेरने के लिए ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट कर रहा है चीन। लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो है ही उसका ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड, फिर मालदीव में भी, तो ये बिछोह, तो ये चलता है। तो शासन के नेपाल का जो ये वर्तमान शासन, नेपाल में जब से गणतंत्र स्थापित किया, अभी अमरीश बाबू ने आपको बताया कि नेपाल में कैसे 90 में आंदोलन हुआ, फिर 6 में हुआ, और कैसे फिर गणतंत्र बना, और उस गणतंत्र बन जाए और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाए, उसमें भारत का भी योगदान रहा। भारत सरकार भी उसके साथ तालमेल में रही। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जो भारत के साथ आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान तक बंद होने की नौबत आई थी। ऐसा राजीव गांधी के काल में भी हुआ था। फिर संबंध खड़ा हुआ, तो भारत बिग ब्रदरली एटीट्यूड साउथ एशिया के देशों के साथ करता है, क्योंकि कहा यह जाता था पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उप महाद्वीप, अब दुनिया भर में लोग कहते हैं दक्षिण एशिया। तो ये भारत की सुप्रीमेसी उसमें नहीं रहे, या भारत बड़े भाई की हैसियत से या दबंग की हैसियत में नहीं रहे दक्षिण एशिया में, ये कोशिश उसके साथ हुई। तो नेपाल में भी अभी जो भी सरकारें आई, तो एक नेपाली कांग्रेस को कह सकते हैं, बल्कि उसके भी पहले के जनरेशन के लीडर्स जो बनारस में पढ़े, जो कलकत्ता में रहे, जो दिल्ली में रहे, जो पटना में रहे, और जिनके भारत में कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ, जयप्रकाश जी, राम मनोहर लोहिया, उनके साथ जिनका संबंध था, तो उन लोगों को छोड़ दें तो बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है या फिर जो माओवादी पार्टी जिसके नेता दहल प्रचंड हैं, या फिर उनके साथी थे बाबूराम भट्टराई, अब वो अलग हुए बरसों से, तो ये जो था ये पूरे तौर पर चीन के प्रभुत्व और चीन के प्रयास और चीन के द्वारा जो शब्द अब बहुत प्रचलित हो गया, एक हर लोग इस्तेमाल करते हैं, नैरेटिव, और उस नैरेटिव से किस प्रकार से जनता का ये जनमत बदलता है, पब्लिक ओपिनियन प्रभावित होता है, और फिर जनता उसी रूप में सोचने लगती है, और उसमें होता यह है कि शासन के प्रति बिछोह, डिसअफेक्शन पैदा होता है, वो आक्रोश के रूप में, और साथ साथ जो शासन की वैधता है, शासन की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस के प्रति जनता के मन में आस्था खत्म होती जाती है। तो ये चला, लेकिन
ये जो भी थे यानी माओवादी दल के और ये जो इनके मैंने ओली साहब के पार्टी के, ये चीन के प्रभाव में थे, बीआरआई में भी शामिल हुए थे। बल्कि एक परंपरा जो थी अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ रेजिडेंट रखा जाता था और अंग्रेज़ों ने एक प्रकार से उसको अपने सबजुगेशन में रखा हुआ था। भारत उसी ब्रिटिश शासन का उत्तराधिकारी थी। भारत में भी जवाहरलाल के ज़माने में राणा का जब शासन था और यही मुजफ्फरपुर जिला के ही CPN सिंह एम्बेसडर थे, तो राजा भाग करके एम्बेसडर के एम्बेसी में शरण लिए थे। और श्री बाबू जो मुख्यमंत्री थे और जवाहरलाल के बीच का पत्र व्यवहार है जो किताब में छपा हुआ है, कि उसमें उन्होंने कहा कि आप मदद कीजिएगा उनको, एम्बेसडर आपको सब गुप्त बात बताएंगे, वैसा कीजिएगा। तो ये हुआ था और भारत ने लगातार किया। लेकिन फिर चीन के 20 वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में चीन इतना शक्तिशाली हो गया है, इतना शक्तिशाली हो गया। और अमेरिका तथा जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनकी भी अभिरुचि इतनी बढ़ गई है। अभी जो 2-3 उम्मीदवार हम नेपाल में देख रहे हैं उसमें एक NGO वाले हैं। ये NGO वाले यूरोपीय देशों, खास के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और नॉर्डिक देशों के ओर से जो विकास के नाम पर कार्यक्रम चलता है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये एक साथ कई शक्तियां वहां टकरा रही है। और लेकिन विक्षोभ पैदा होना हो तो किसी एक पड़ोसी के प्रति, तो वो बहुत जितनी आसानी से भारत के प्रति पैदा किया जा सकता है उतनी आसानी से चीन के प्रति नहीं। बल्कि अभी खबरें आ रही है, भारत की गुप्तचर एजेंसियां मार्क कर रही, उसको चिन्हित कर पा रही है कि पाकिस्तान की ISI इस घटनाक्रम में भी भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है। तो यह स्थिति है। तो इसलिए जितनी तेजी से स्थिति बिगड़ी, सेना ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। एक तरह से ठीक ही किया, क्योंकि बांग्लादेश में भी सेना ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। और इस स्थिति को नहीं समझ पाना, 19-20 लड़कों की गोली से हत्या हो जाना, पुलिस गोली से, तो आज के ज़माने में खास करके जब संचार प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो चुकी है तो ये चीज़ें विकराल रूप धारण कर लेती है। दूसरी जो निर्भरता लोगों की सोशल मीडिया पर हो गया है, तो उसके बहुत संवेदनशील तरीके से हैंडल करने की जरूरत थी, जिसको वो लोग नहीं कर सके। वास्तव में वो वैधता धीरे धीरे खो चुके थे। और भी आगे भी और भी मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन एक बार जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर आपने बहुत अच्छी से जानकारी दी हमारे दर्शकों को। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, आपके पास बढ़ते हैं और जो अभी इतनी सारी बातें प्रोफेसर साहब ने बताई, और हम ये जानना चाहेंगे इसके ऊपर कि ये जो एक नैरेटिव की बात जो इसमें निकल के आई, तो जो फर्स्ट हैंड नैरेटिव मीडिया में चला वो जेन ज़ी और सोशल मीडिया के नाम पर चला, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो जेन जेड की बात आप कर रही हैं वो एक नई शब्दावली है जिसको भारतवर्ष के युवा शायद अभी जान भी नहीं पाए होंगे, और हम लोग भी नहीं जान रहे थे। हम लोग भी अभी जब अखबारों में बात आई है तब हम लोग जाने हैं और उसको खोजने का प्रयास किया है। ये ऐसे युवा हैं जो 1996 और 2012 के बीच के लोग हैं, और इनका नेचुरली सोशल मीडिया पर से वो काफ़ी जुड़े हुए हैं। और एक बात और मार्क करने की बात है जिसकी चर्चा अनिल कुमार ओझा जी कर रहे थे, प्रोफेसर अनिल कुमार ओझा जी, कि लगभग नेपाल के 48% जो पॉपुलेशन है वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, जबकि भारतवर्ष का केवल 33-34% ही जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया पर जो रोक लगाई गई, और रोक लगाई गई उसके कारण थे, क्योंकि सरकार ने कहा था कि कुछ चीज़ों को उनको स्पष्ट करना होगा, कुछ कानून के दायरे में लाने का प्रयास हुआ था, लेकिन वैसा जब नहीं हुआ तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी। और ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं ये अमेरिका के हैं जी। तो नेचुरली एक संदेह है कि जिस तरह से अमेरिका का इंटरवेंशन बांग्लादेश में हुआ, और शेख हसीना जो अभी भारत में निर्वासन में हैं उन्होंने इस बात की चर्चा भी की, जिसकी चर्चा अभी हुई है, तो वो वहाँ हो या फिर श्रीलंका के मामले में हम लोगों ने देखा, तो एक चर्चा ये है कि सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध हुआ है उसका एक बेनिफिट उठाते हुए और यंगर जनरेशन को वहाँ के ये किया गया है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो अभी नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुआ है उसमें केवल सत्ताधारी दल के खिलाफ वहाँ के नौजवान नहीं हैं, बल्कि जो अपोजिशन के लोग भी जो हैं उन लोगों के घरों पर भी ये हुआ है, और उन लोगों के साथ भी उनको भी मैनहैंडल किया गया है, उनको भी दौड़ाया गया है। तो एक जो करप्शन का मामला है ये पूरे, अगर हम दक्षिण एशिया को सामने में रखें
तो भारत सहित सभी देशों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत सहित सभी देश जो दक्षिण एशिया के हैं, हम अभी यूरोप की बात और अमेरिका की बात नहीं यहाँ करना चाहते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जड़ों तक समा गया हुआ है। और युवा जो है उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं सोशल मीडिया के कारण, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और वो चर्चा करते हैं इस बात पर। ये अच्छी बात भी है लोकतंत्र के लिए। तो नेचुरली जो नेपाल की सरकार थी, अभी वो 3 ही लोग हैं जो नेपाल को चला रहे हैं। एक तो नेपाली कांग्रेस के लोग हैं, जिसमें दोइबा जो हैं, शेर बहादुर दोइबा जो प्रधानमंत्री थे इसके पहले, और केपी शर्मा ओली जो वहाँ की नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें यूनाइटेड, जिसको हम लोग CPN UML कहते हैं, और फिर जो प्रचंड हैं जिनका नाम है पुष्प कमल दहाल। तो ये लोग ही लगभग सत्ता में हैं और सत्ता इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन ये लोग कम्युनिस्ट होते हुए भी, और नेपाली कांग्रेस के जो लोग हैं उन लोगों ने भी, ये सब लोगों ने वहाँ की जनता के साथ न्याय नहीं, यानी परिवारवाद को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना, और इस तरह से जो यूथ हैं वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो नेचुरली अगर आप जो युवा शक्ति है उसको अगर आप नहीं संभाल पाएंगे और उसकी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरेंगे, तो निश्चित रूप से जो डीप स्टेट, तथाकथित डीप स्टेट जो है, उसको इंटरवेन करने का मौका मिल सकता है। और अभी ये बात जो चाइना के साथ, जो नेपाल में चाइना के जो इंटरेस्ट हैं, अभी कोई बात खुलकर नहीं आई है कि चाइना कितने दूर तक ये जो अभी हुआ है उस पर चाइना का कितना हाथ है, बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन निश्चित रूप से चूँकि चाइना का वो पड़ोसी देश है और भारतवर्ष का भी पड़ोसी देश है, इसलिए चाइना निश्चित रूप से स्थिति को देख रहा होगा जिस तरह से भारतवर्ष स्थिति को देख रहा है। और भारतवर्ष ने इसीलिए वहाँ के शांति प्रयासों पर भारतवर्ष की नज़र है कि वहाँ शांति जल्दी से जल्दी स्थापित हो, क्योंकि नेपाल में अगर कोई घटना घटती है तो सीधे सीधे भारतवर्ष प्रभावित होता है। अगर नेपाल में कोई घटना घटती है तो सीधे सीधे भारतवर्ष प्रभावित होता है। वापस आते हैं अमरीश जी आपके पास में हम, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं, चूँकि नेपाल हमारे बिल्कुल बगल में ही है, तो क्या लगता है कि हमारे राज्यों में अभी अगर इस तरह का प्रभाव पड़ा और जो जेनजी हैं अगर वो भी यहाँ पे इस तरह से क्योंकि डीप स्टेट इन्वॉल्व है ऐसा कहा जा रहा है, तो डीप स्टेट अगर यहाँ के यूथ के माइंड को भी अगर कंट्रोल करती है, यहाँ भी कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करती है, क्या करें? देखिए, भारत और नेपाल के में काफ़ी अंतर है। नेपाल का बिहार से सबसे बड़ा सीमा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका उससे जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल का भी है सो कुछ हिस्सा, जलपाईगुड़ी वगैरह ये सब जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ सीमा है वहाँ पर। तो जो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो पारदर्शिता है, यहाँ के जो संविधान में जो नागरिकों को, युवाओं को, छात्रों को जो अधिकार मिले हैं और जिस तरह से सरकार इसको चला रही है, चाहे जो भी सरकार हो, बिहार में हो, केंद्र सरकार हो, उस तरह का जो नेपाल में है वो संवैधानिक जो बनावट है वो उस तरह का है नहीं। आप एक कानून की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से एक कानून है जिसने वहाँ के युवाओं को उग्र कर दिया। वही मैं बता रहा था कि वहाँ के संविधान में ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, उसके समय में लिए गए कोई निर्णय को लेकर उसके ऊपर कोई भी ऐसो कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो चाहे वो भ्रष्टाचार का ही मामला हो। तो ऐसे जो सोशल मीडिया है, जो जनरल वहाँ पर जो बातचीत में आती है, ओली के खिलाफ भी एक हवाई जहाज़ खरीद के मामले में, बोइंग के मामले में काफ़ी बड़ा अमाउंट है सो नेपाली रुपये में वो घूस लेने का आरोप लगाया गया। उसी तरह से प्रचंड की बात जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी आरोप है कि वो जो ML के लोगों को बसाने के लिए जो विदेशी फंड आया, जो विस्थापित हुए थे उस आंदोलन के दौरान, उनको बचाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया वो आया और उसको है सो वो हड़प गए। तो ये भ्रष्टाचार का कोई भी किसी नेताओं पर वहाँ के लोग को, हमको लगता है कि ये जो जेनजी की आप बात कर रहे हैं, जेनजी के ऊपर वाले भी जो मिलेनियंस है, वो लोग भी इस चीज़ को देखकर फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठ गए हैं। आज जेनजीज इस कदम को उठाए हैं। निश्चित रूप से जो डीप स्टेट की आप बात करती हैं, डीप स्टेट काम करेगा, लेकिन उसको मौका कौन दे रहा है? कोई ऑप्शन आपने दिया नहीं। आज क्यों है सो खोजा जा रहा है कि कौन नेता बनेगा नेपाल में, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा?
सुप्रीम कोर्ट तक को जलाया गया, न्याय पर भी विश्वास नहीं रहा लोगों का। ये तो सिंबॉलिक है ना। हाँ, कि एक तरह से वहाँ के लोगों का जो संसद है उस पर और पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर से भरोसा उठ गया था। अनिल कुमार ओझा सर, हम आपके पास वापस लौटते हैं और ये आपसे जानना चाहेंगे, बार बार डीप स्टेट की चर्चा हो रही है। डीप स्टेट कैसे वर्क करता है? पहले के ज़माने में भी जो था, ये सोशल मीडिया आने के बाद अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया? डीप स्टेट का सोशल मीडिया से संबंध नहीं है। डीप स्टेट कहते हैं जो कि राज्य जैसे शासन सत्ता बदलता है, सांसद बदल जाते हैं, मंत्री बदल जाता है, लेकिन भारत सरकार भी है, गुप्तचर संस्थाएं हैं जो कि देश की सुरक्षा और देश काम करता रहे निरंतर उसके लिए लगी हुई है। उसके पास गोपनीय जानकारियां होती हैं, देश के लोगों के संबंध में होती है, बाहर के देशों के संबंध में होती है। बहुत सारी संगठन जैसे अमेरिका में FBI है और CIA है, कभी सोवियत संघ में KGB हुआ करती थी, तो वो अन्य देशों में भी तोड़ फोड़ का काम और ये काम, और फिर राष्ट्रपति तक को रोकना, राष्ट्रपति को रोकना। तो ये डीप स्टेट ज़्यादातर अमेरिका के बारे में कहा जाता है और पाकिस्तान के बारे में, दो जगह के जैसे हम लोग को झेलना पड़ता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी की, मनमोहन सिंह की, वाजपेयी जी की बातचीत हो जाए, मित्रता हो जाए, लेकिन उससे बात नहीं बनती है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ये मानती है कि उसका जो अस्तित्व है और उसका जो रैशनल है, उस रैशनल का आधार है कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमको हड़प जाएगा, निगल जाएगा अगर हम मजबूत नहीं रहें और भारत के साथ हम एनिमिटी नहीं बना के रखें। वैसे ही तो ये एक तो उसका इंटरेस्ट है कि अमेरिकन सेना को सबसे ज़्यादा बजट मिलता रहे और उसको स्वायत्तता मिले, यानी कि पाकिस्तान का जो संसद है, पाकिस्तान का मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति है, वो जाता है वहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद नहीं, जहाँ की उसका GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर्स। वैसे अमेरिका में डीप स्टेट है जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट देखता है, अमेरिका का सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखता है, और वो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बदलने से भी उस पर फर्क नहीं पड़ता है। उसमें से भी लोगों को हटाया जाता है, नए लोग लाए जाते हैं, लेकिन उसके पास जो ट्रेजर ट्रोव है, जो आप कह सकते जानकारी का खजाना है दुनिया भर के बारे में, वो है, उसको कहते हैं डीप स्टेट, जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने नेशनल और स्ट्रेटेजिक रणनीतिक हितों के लिए दुनिया भर में उथल पुथल जैसे हमारे यहाँ के बारे में आप पढ़ती होंगी कि उसने फिनेंशियल टाइम्स ने लिख दिया कि अडानी ने ऐसे घपला कर दिया, इस उम्मीद में कि अडानी का शेयर या पूरा भारत का शेयर बाजार एक दिन दो दिन में धड़ाम हो जाए, जीरो हो जाए, भारत दिवालिया हो जाए। तो आप सोच सकते हैं कि जो इतना रेस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है वो, या फिर आप नाम सुनती होंगी एक बूढ़े आदमी का, जॉर्ज सोरोस, वो, हाँ, तो उस तरह जो कि अरबों रुपया खर्च करते हैं दुनिया के देशों में उथल पुथल मचाने के लिए, भारत के संबंध में भी उनके वक्तव्य कब आए कि अब इसमें ये हो जाएगा। तो ये होता है वैधता का संकट पैदा करना, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, कि लोगों का अपने देश की संवैधानिक, जैसे राजतंत्र जब था तो सब मानते थे कि राजा महान है, हमको राजा का आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो राजतंत्र में वैधता का वही आधार था, यानी पारंपरिक आधार था। और यहाँ लोकतंत्र में आधार है, मैक्स वेबर कहते हैं, रैशनलिटी और लीगलिटी, लॉ और रैशनलिटी इस पर आधारित है। तो इसमें जो इसकी संस्थाएं हैं, चाहे वो संविधान हो, संसद हो, न्यायपालिका हो, या फिर दूसरी जैसे अपने देश में भी कुछ दल, विपक्षी दल कोशिश करने के अब संस्थाओं की विश्वसनीयता और वैधता के ऊपर ही हम लोगों के मन में इतना अविश्वास पैदा कर दें, तो ये एक प्रकार का ये काम है कि जब दूसरा उपाय हम नहीं कर सकते हैं यहाँ, हाँ, तो इसके लिए ही फीडबैक, हम लोग क्यों देखते हैं प्रेशर कुकर में लगा होता है, वो सीटी ऊपर उठता है, गैस बाहर निकलता है, अगर नहीं वो भाप बाहर निकले तो ब्लास्ट करेगा। तो ये हर जगह वेंटिलेशन के लिए स्कोप होना चाहिए, और इसीलिए सिस्टम अप्रोच में भी कहता है कि फीडबैक का लूप होना चाहिए, फीडबैक की मैकेनिज्म आनी चाहिए, जिससे फिर आउटपुट जो किए और उस पर फीडबैक क्या मिला, तो फिर इनपुट चेंज हो। तो ये हमेशा एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिसमें कहते हैं कोर्स करेक्शन। तो अपने देश में भी कैसे हम लोग, किसान वाला केस था, आप पढ़िए ना अखबार की संपादकीय सब भारत में, बड़े बड़े अखबार अंग्रेजी और हिंदी के संपादकीय में लिखते हैं कि हमारे यहाँ कृषि सुधार नहीं हो पा रहा है, इन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। रोज हम पढ़ते हैं, जो अखबार एक साथ विपक्षी दलों का घनघोर समर्थक, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, वो रोज आर्टिकल लिखता है और संपादकीय लिखता है कि किसी को सुधार कीजिए, लेबर रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ
ये बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जब देखती है कि जनता का बड़ा वर्ग इससे क्षुब्ध हो रहा है, वो अपने कदम पीछे खींचती है। तो लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है कि लगातार डेलिब्रेशन चलते रहना चाहिए। यानी जो यहाँ पर हमेशा डेलिब्रेशन चलते रहने से, जिसको कहते हैं विमर्शकारी लोकतंत्र, तो विमर्शकारी लोकतंत्र की खासियत ही यही है। और लोकतंत्र में अगर विमर्श नहीं हो और लोकतंत्र में अगर जनता किस बात पर क्षुब्ध हो रही है, आक्रोशित हो रही है, उसको नहीं समझा जाए, तो ये क्यों, और ये जो खैर सोशल मीडिया के कारण ही नहीं है, इसमें इंटरटेनमेंट भी शामिल है और इसमें बिजनेस भी। आप तो आप देखते हैं कि इसी के माध्यम से पेमेंट भी किया जाता है और बिजनेस के लिए सूचना मंगाई जाती है, पैसा भेजा जाता है, उसकी खबर दिया जाता है। और वहाँ पर तो लाखों लोग प्रति वर्ष जा रहे हैं विदेश, हजारों लोग रोज जा रहे हैं। तो वहाँ तो रिमिटेंस, वहाँ की अर्थव्यवस्था तो मोटे तौर पर बाहर से भेजे जाने वाले पैसे पर निर्भर करती है। और उसको सोशल मीडिया, और बात क्या था कि कहा था रजिस्ट्रेशन कराइए, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये क्या आवश्यक था कि एक हफ्ता में ही कराइए, नहीं करिएगा तो बंद कर देंगे एक्सेस। तो ये, और अभी चीन से घूम के आए थे, परेड में शामिल होके आए थे, उनके विक्ट्री डे परेड में। तो ये भीतर भीतर बहुत कुछ चल रहा था। यानी लड़कों का आक्रोश हुआ, उससे ठीक से निपटा नहीं गया, लेकिन भीतर भीतर बहुत कुछ चल रहा था जिसको वेंटिलेट होने का मौका मिला। और स्थिति, अभी हम लोग एक बात कर रहे थे अनौपचारिक बातचीत में पहले, कि कैसे ऊपर से सब कुछ ठोस ठोस दिखता है और भीतर जब घून लगा होता है तो एक बार क्रम्बल कर जाता है, भड़भड़ा कर गिर जाता है। वही हुआ। आगे एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी की तरफ जाएंगे और ये जाएंगे कि ये जो पूरी घटनाक्रम के बारे में अभी हमने बातचीत की, डीप स्टेट, सोशल मीडिया, जेन जी, सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये नेपाल का प्रॉब्लम है और एक तरह से जो कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं उनको प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला और ये गुस्सा उनका फूट निकला। भारत पर इसका क्या प्रभाव है? नहीं, देखिए, हमने पहले भी कहा है कि भारतवर्ष नेपाल का सबसे नज़दीकी पड़ोसी है और जो मधेसी क्षेत्र है उसे तो भारतवर्ष के कई स्टेट्स के रोटी बेटी के संबंध हैं, तो नेचुरली उसका प्रभाव पड़ना है। देखिए, अभी भारतवर्ष के लिए चिंता का विषय ये है कि जो अभी आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन चाइना के द्वारा या अमेरिका के डीप स्टेट जिसकी चर्चा अभी हुई है वो संचालित न करना शुरू कर दे। इसलिए भारतवर्ष को ये देखना होगा कि कोई ऐसी सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार बनाना ही होगा। सब जगह आपने देखा है कि जहाँ जहाँ, लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस टाइप के लोग मिल गए हैं, हालांकि वो भी अमेरिकी परस्त हैं, लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाला है उसको। और उसी तरह से श्रीलंका में भी देखा कि एक व्यक्ति जो है सो वहाँ पर सामने में आ गए। यहाँ पर भी एक जो मेयर हैं काठमांडू के, बालेंद्र शाह हैं, तो वो मैथिल ये के हैं, कम्युनिटी के हैं और मधेसी हैं, लेकिन उनका जन्म हुआ है काठमांडू के सबर्ब में। तो नेचुरली, और उनका 1990 का जन्म है, तो वो अभी 35 इयर्स के करीब के वो हैं। तो हालांकि उस जेन जेड में वो नहीं, श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए वो हिचक भी रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो मेयर के पद से इस्तीफ़ा करके और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर और वो अंतरिम सरकार बनाए। ऐसी चर्चा हम लोगों को सुनने में आई है। तो हालांकि वो उनके भारत विरोधी बयान भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके आ जाने से हम लोगों को बहुत ये हो जाना, निश्चिंत हो जाना चाहिए। इसलिए भारतवर्ष, जैसा आपने सवाल किया है कि भारतवर्ष पर इसका प्रभाव, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव है, क्योंकि हमको चीन के, अभी ठीक है, अभी हम फिर से एक बार चीन के साथ, जब अमेरिका के साथ परेशानी बढ़ी है तो आप चीन के साथ अपने रिश्ते को फिर से सुधार रहे हैं। लेकिन एक, अगर आप पूरी हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में और जो भारतवर्ष की जो स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा खतरा आज भी चीन से ही भारतवर्ष को है। तो निश्चित रूप से चीन अगर मजबूत होगा दक्षिण एशिया के देशों में तो हमारे लिए वो परेशानी का सबब बनेगा, और चीन का ये प्रयास चल भी रहा है। इसलिए चीन के साथ हम रिश्ते अच्छे करें, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन नेपाल जो कभी एक हिंदू राष्ट्र भी था और वहाँ के राजा हिंदू राजा थे, और जो स्थितियाँ बनी उसमें एक ये भी आंदोलन वहाँ पर सुलग रहा है कि राजतंत्र को फिर से वापस लाया जाए। तो निश्चित रूप से एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि राजतंत्र वापस लौटे, लेकिन ये निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि कोई जो अंतरिम सरकार बने वो कम से कम भारत विरोधी नहीं हो। तो
ये पूरी तमाम बातें जो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और सारे मुद्दों के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी कि नेपाल में अभी जो त्रासदी की स्थिति बनी हुई है उसकी हालात के, ये भले ही एक बार में देखने को लगता हो कि जेन ज़ी का विरोध है, लेकिन ये इतना सीधे और इतना सटीक मामला भी नहीं है। जेन ज़ी इन्वॉल्व हुई है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल टर्मोइल्स हैं जिसके बाद ये परिस्थितियाँ आईं। नेपाल का क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर, हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, इससे जुड़ी खबरें हम आपको और भी देते रहेंगे। फिलहाल नेपाल की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए हमने इस कार्यक्रम को आपके लिए आयोजित किया था। आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे जितने भी मेहमान ने अपनी जानकारियां साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब हम लेते हैं आप सबसे इजाज़त। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।